दिखने में तो एरर दोनों में बराबर लग रही है ना, लेकिन आप बताओ, अपने फीलिंग से बताओ, अपनी खुद के मन से बताओ, इन दोनों में से किसका मेजरमेंट आप ज्यादा सही मानोगे? बताओ मेरे को पहले खुद से। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, वो होगा एरर्स। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर मेजरमेंट, यूनिट्स, डायमेंशंस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज का अपना टॉपिक होगा एरर, जो उसके आगे का टॉपिक होगा। और अभी ये जो टॉपिक है अपने टोटल 2 लेक्चर्स में खत्म होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा 2 में हो जाए, अगर नहीं होगा तो 3 लेक्चर ज्यादा मान लो, ठीक है। और इन लेक्चर्स के बाद में एरर्स आपको दोबारा उठा के नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी ले सकता हूं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, और या फिर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं किसके बारे में? एरर्स के बारे में। और इनके अंदर के जो टॉपिक्स क्या होंगे? मेन टॉपिक एक ही होगा, क्या? एरर्स होगा, टाइप्स ऑफ एरर होगा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर है। ये सारे एरर के ही पार्ट है, इसको अलग अलग तरीके से मैंने लिख दिया है, सिर्फ इतनी सी बात है, ओके। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के लिए। फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपके समझ में आ रहे हैं, आपकी हेल्प हो रही है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपकी यहां से कितनी हेल्प हो रही है, या फिर आपको यहां से कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी मेरे को बता सकते हो। मैं वो चीज भी यहां पर इन लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, वो होगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? देखो, लीस्ट काउंट यहां पर आप देख सकते हो, इसके नाम से ही पता चल जाते हैं आदि चीजें। सबसे पहला क्या है वर्ड यहां पर? लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। और दूसरा क्या है? काउंट। काउंट यहां पे काउंटिंग करने से नहीं है, काउंटिंग का मतलब यहां पर क्या है? मेजरमेंट। लीस्ट मेजरमेंट यानी सबसे छोटा जो मेजरमेंट होगा ना, उसी को हम लीस्ट काउंट बोल रहे हैं। अब मेजरमेंट किससे करते हैं? कोई ना कोई डिवाइस होगा। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो स्केल होगी, स्पीड को मेजर करना है स्पीडोमीटर होगा, टाइम को मेजर करना है घड़ी होगी, मास को मेजर करना है वेइंग मशीन होगी। होगा कि नहीं होगा? करंट को मेजर करना है एमीटर होगा, वोल्टेज को मेजर करना है वोल्ट मीटर होगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है? मेजरमेंट के अलग अलग एक तरीके हैं। तो यहां पर जो कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सके, उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ए लीस्ट काउंट। सिंपल सी बात इतनी है। आपको दिखाई दे रहा होगा होपफुली अच्छे से। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉन्ट को और बड़ा करके लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल कैसे देते हैं? आपने कई बार देखा होगा, आपके पास स्केल होती है, कई कई स्केल ऐसी होती है कि जैसे यहां पर एक स्केल में ले रहा हूं, इसके ऊपर लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 15 सेंटीमीटर की आपकी ये स्केल होती है, ठीक है। अब यहां पर इस स्केल से आप कितना छोटे से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हो? यहां पर अगर इसके सामने यहां पर आपके पास कोई अगर ये लाइन आ जाए, ऐसी ये कोई लाइन आ जाए, ठीक है, इस लाइन का मेजरमेंट कितना है इसको देख के बताना है। आप बताओगे, आप में से कुछ लोग कहेंगे इसका मेजरमेंट कितना है? लेंथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। या फिर आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब कुछ अंदाज लगा के बोल सकते हैं कि सर यहां पर जो लेंथ इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन ये स्केल नहीं बता रही है। वो आप अपने दिमाग से अंदाजा लगा रहे हो, अंदाज लगा रहे हो, जस्ट आप एक उसको देकर बता रहे हो, है ना, अप्रोक्सीमेट बता रहे हो, स्केल नहीं बता रही आपका। तो स्केल में ये रीडिंग यहां पर है नहीं, यहां पर सिर्फ वही रीडिंग है जो इसके अंदर दी हुई है, वो आपको मेजर करके बताना है। तो या तो आप यहां पे 4 सेंटीमीटर बता सकते हो, या फिर आपको आप 5 सेंटीमीटर बता सकते हो, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई दूसरी लाइन ले लू ये, तो यहां पर इसको आप कितना बताओगे? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई आपके पास ऐसी लाइन है जो यहां से लेकर यहां तक की लाइन है, इसको आप कितना बोलोगे? इसको भी आप यही बोलोगे 4 सेंटीमीटर।
यही तो बात हुई ना। तो यहां पे आपने मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो? मिनिमम वैल्यू आप यहां पर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस मेजर कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर, या तो आप इससे 1 सेंटीमीटर मेजर कर पाओगे, या 2 कर पाओगे, या 3 कर पाओगे, या 4 कर पाओगे, या 5 कर पाओगे, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आप मिनिमम जो डिफरेंस है, मिनिमम जो वैल्यू जो मेजर कर सकते हो आप यहां पर, वो कितना है? वो है 1 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? इसका लीस्ट काउंट हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं बात करता हूं आपके पास जो स्केल होती है उसके बारे में। आपके पास स्केल होती है ऐसी, जिसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी कितना 10 टाइम्स डिवाइड होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 टाइम्स हो गया, 10 इसके पार्ट्स हो गया, आप गिन काउंट कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बोलता हूं तो इसकी लेंथ मेजरमेंट कितना होगा? अब तो इस बार आप बता सकते हो कि इसका जो मेजरमेंट है यहां से 1 2 3 4, तो इसकी जो लेंथ है ना वो हो गई 4.4 सेंटीमीटर। और जो दूसरी वाली लाइन है इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ अब हो गई इस बार 4 सेंटीमीटर, है ना? या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4.0 सेंटीमीटर। तो यहां पर अब आपके पास मेजरमेंट कितना हुआ? आपके पास मिनिमम जो मेजरमेंट है वो आप यहां से कितना कर सकते हो? आप 4.4 भी बता सकते हो, 4.5 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो, 4.6 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मेजरमेंट, लीस्ट मेजरमेंट जो है ना वो कितना है? वो डिफरेंस कितना? वो है 0.1 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हो। यस और नो? तो ये जो मिनिमम मेजरमेंट या मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ए लीस्ट काउंट। तो ये आपके सामने इसका जो लीस्ट काउंट हो गया वो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। अब एक बात और देखो, यहां पे अगर यहां पे इसका जो लीस्ट काउंट है केवल 1 सेंटीमीटर था, तो यहां पर आपके सामने ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ थी, इसका मेजरमेंट कितना आया? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस आया कि नहीं आया? बिल्कुल डिफरेंस आया। किसके कारण आया? ये इसके लीस्ट काउंट के कारण आया, है ना? जैसे हमने लीस्ट काउंट को इंक्रीज किया, इंक्रीज मतलब और ज्यादा नीचे तक ले गए, डिक्रीज किया, तो वहां पर हमारे पास जो लीस्ट काउंट बढ़ने, मतलब पॉइंट्स में जाने से हमारे पास मेजरमेंट जो है ना उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, हम उसको ज्यादा अच्छे से मेजर कर पाए, है ना? तो यहां पर लीस्ट काउंट के कारण भी हमारे पास मेजरमेंट को कई बार एरर हो जाती है, एरर के साथ मेजरमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? लीस्ट काउंट हो गया, इतनी सी बात है। अब अगर हमारे पास इसको, ये छोटी वाली जो लाइन है ना, इसको हम और 10 टाइम्स अगर डिवाइड कर दें, क्या स्केल में पॉसिबल है? स्केल में पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर्स होता है ना उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि 1 मिलीमीटर को हम फिर से 10 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर को फिर से हम 10 टाइम्स अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास लीस्ट काउंट कितना आ जाता है? ये हो जाता है 0.01 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को भी 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको भी आप मेजर कर सकते हो। किसकी हेल्प से? वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से। फिर और भी ऐसी डिवाइसेज हैं जो उससे भी छोटे पार्ट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे। वो जब इसका प्रैक्टिकल्स या जो सारा सिलेबस वगैरह पूरा हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कभी, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो ये आपके पास किसका पार्ट हो गया? लीस्ट काउंट का पार्ट हो गया। ओके, और यहां पर ये जो है ना ये खाली नहीं है, बीच में ये सारे क्या होते हैं? पार्ट्स करे होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई कहीं कहीं पर करे होंगे, कहीं पर नहीं होंगे, बस ये मैंने आपको बताने के लिए केवल वो बना दिया, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना लीस्ट काउंट क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं। अभी हमारे पास कुछ और टर्म्स है, ये सारे एरर के पार्ट है। एरर को स्टार्ट करने से पहले उसके बेस बनाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट, है ना? आपका मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने जो मेजर किया है वो अमाउंट एग्जैक्ट उतना ही है जितना उसकी रियल वैल्यू है। जैसे कि आपने यहां पर आपको 500 ml 500 ml मिल्क मेजर करना है,
ठीक है। अब 500 ml मिल्क आपने मेजर किया है, तो इसमें अगर एग्जैक्ट आपने 500 ml मिल्क को एग्जैक्ट 500 ml ही मेजर किया, इसका मतलब आपका मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, वहां पर उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है। तो ये चीज हो गई, है ना। लेकिन आपने अगर यहां पर मेजरमेंट करने में थोड़ा डिफरेंस कर दिया, जैसे 498, 499, 501, 502, इतना आपकी रीडिंग्स आ रही है, इतनी आपकी रीडिंग्स आ रही है, तो यहां पर क्या है, ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये इस एक्यूरेट वैल्यू के काफी नजदीक है ना। तो एक्यूरेसी का मतलब हो गया क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द रियल वैल्यू। आपको 500 मेजर करना था, इसके कितना ज्यादा क्लोज है, उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा है। जैसे आप में से एक स्टूडेंट को इसको मैंने 5 बार नापने के लिए क्या, मेजर करने के लिए बोला, तो आपकी ये रीडिंग्स आई। मैंने दूसरे स्टूडेंट को फिर से बोला कि भाई इसमें आप मेजर करो, तो इसने मेजर किया 495, 496, 504, 505 ml, ये सारा ml में उसने मेजर कर दिया। एक आप खुद से बताओ, इस सेकंड वाले बी बंदे की जो एक्यूरेसी ज्यादा है या फिर ए बंदे की एक्यूरेसी ज्यादा है, आप खुद से बता सकते हो। दिस इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि रियल वैल्यू की ज्यादा नजदीक आ रहा है ये, इसलिए इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, ज्यादा, और इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, यहां पे कम हो गई। अब फिर हमारे पास एक चीज और आती है, हमारे पास यहां पे आता है प्रेसिजन। प्रेसिजन का मतलब होता है कि क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज विद ईच अदर, क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज विद ईच अदर, ये आपको यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा ज्यादा। जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हाई एक्यूरेसी के साथ है, क्योंकि जितनी वैल्यू है सारी इसके नजदीक नजदीक ही है। इसके पास जो वैल्यू ये बहुत ही लो एक्यूरेसी है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक मेजरमेंट रखता हूं, 498.1, 498.2, 497.8, 497.9। अब ये 4 मेजरमेंट है आपके पास। अब यहां पर इन सारी रीडिंग्स में कितना कितना डिफरेंस है, 1 ml का डिफरेंस है, 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml, है ना। इनमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन यहां पर 0.1 ml का डिफरेंस है। सिंपल सी बात इतनी है और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका प्रेसिजन एक दूसरे के, इन रीडिंग्स के कंपैरिजन में इसका प्रेसिजन क्या है, ज्यादा है। इनका प्रेसिजन इनके कंपैरिजन में ज्यादा है। अब मैं एक साथ आपको एक रीडिंग का और सेट देता हूं, कैसे, किसी तीसरे, ये सी बंदे का है, अब डी बंदे ने फिर से मेजर किया, तो उसने मेजर किया 499.5 ml, 499.6 ml, 499.7 ml एंड 499.8 ml। उसने मेजर जब किया है तो ये 4 रीडिंग्स आई। अब इस वाले केस में देखोगे ना, तो आप ये कहोगे कि सबसे ज्यादा तो इसकी प्रेसिजन है, क्योंकि सारी की सारी रीडिंग एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज एक दूसरे के आ रही है। दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए भी बहुत ज्यादा नजदीक है ये। साथ ही साथ ये जो ओरिजिनल जो वैल्यू थी इसकी 500 ml, उसके भी सबसे ज्यादा नजदीक यही आ रहा है, उसके भी सबसे ज्यादा नजदीक यही आ रहा है। तो ये एक्यूरेसी भी ज्यादा है और इसकी प्रेसिजन भी ज्यादा है। समझ में आया, इसकी प्रेसिजन ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है और प्रेसिजन भी कम है। और यहां पर एक्यूरेसी ठीक है लेकिन प्रेसिजन इसकी कम है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस कितना, 1 ml, 1 ml, 1 ml, 1 ml, यहां पे भी 1 ml है, लेकिन इन सब में 0.1 ml का डिफरेंस है। इसलिए इन दोनों केस में प्रेसिजन ज्यादा है, इन दोनों इस वाले केस में प्रेसिजन कम है। तो यह आपको ध्यान रखना है, प्रेसिजन का मतलब एक दूसरे से कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है आपको, क्योंकि ये इतना काम का है नहीं, यहां से आपको कुछ भी नहीं पूछेगा,
ये बस ध्यान रखना। हाँ, इतना जरूर पूछ सकता है कि आपके पास दो सेट ऑफ रीडिंग्स आ गए और आपको ये पूछा आप इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना पसंद करोगे, तो आपको ये देखना है कि जिसकी एक्यूरेसी हाई होगी, जिसकी प्रेसिजन हाई होगी, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना हम इसको पसंद करेंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्चुअल में जो ओरिजिनल टॉपिक है वो यहां है कि एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स कब होती है? अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आपको 500 ml मिल्क जो है वो मेजर करना है, ठीक है। अब हम यहां पे 4 लोगों को बिठा रहे हैं और क्या सारे बंदे इस 500, एक्चुअल में इसकी वैल्यू 500 ml है, क्या सारे बंदे इस मेजरमेंट को एग्जैक्टली 500 में ml मेजर करेंगे? जरूरी नहीं होता ऐसा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ लोग इसको मेजर करेंगे 498 ml, हो सकता है कोई इसको मेजर करेगा 490 ml, कोई इसको मेजर करेगा 510 ml, कोई इसको मेजर करेगा 499.5 ml, और ऐसा भी हो सकता है कोई इसको मेजर करेगा एग्जैक्ट 500 ml। सबकी रीडिंग सेम नहीं आती है कभी भी। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का, हमेशा वो जो मेजरमेंट है एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। अभी तक आपने 10th क्लास तक इस बारे में नहीं सुना है, लेकिन अब इस बात को मान के चलो, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे तो वहां पर भी आपकी रीडिंग्स अलग अलग आएगी। तो अलग अलग रीडिंग आएगी, इसका मतलब सारे तो सही नहीं हो सकती। अगर एक एक्सपेरिमेंट की सेम कंडीशंस में अलग अलग रीडिंग आ रही है तो सारी रीडिंग तो सही नहीं होगी, अलग अलग कोई एक रीडिंग सही होगी। तो यहां पे क्या है, इस वजह से जो एक्चुअल रियल जो वैल्यू है इनमें और मेजर्ड वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है कि नहीं है, वेरिएशन है कि नहीं है, इसी वेरिएशन को क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। तो एरर इज ए डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यूज इज कॉल्ड एरर। एरर या एरर्स, ओके। और जो रियल वैल्यू है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो। अब ट्रू वैल्यू क्या होगी? जो आपको गिवन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि ये लो मिल्क आपको मेजर करना है, ये लो 500 ml मिल्क आपको मेजर करना है, तो वो रियल वैल्यू होगी। या तो गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो भी हम इसको आगे देखेंगे कि रियल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो आपने किसी बंदे ने 5 अलग अलग रीडिंग्स ली है, आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, आपने 5 अलग अलग रीडिंग्स ली है, उन 5 रीडिंग्स का जो एवरेज होगा ना उसको रियल वैल्यू माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो रियल वैल्यू क्या होती है? रियल वैल्यू होती है गिवन वैल्यू, और ये तो गिवन वैल्यू। अगर गिवन नहीं है तो इफ वैल्यू इज नॉट गिवन, तो में क्या करोगे? उस कंडीशन में वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स, ओके। एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। रीडिंग्स या जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है उन सब का आप एवरेज कैलकुलेट कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा? रियल वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास एरर्स होती है ना। एरर क्या है? जस्ट लाइक अ डिफरेंस, जितनी गड़बड़ी आपने की है वो एरर हो गई। अब यहां पर एरर्स के टाइप्स क्या है? हमारे पास एरर्स की मेनली 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप से एरर आ सकती है। अब देखो, एरर को क्लासिफाई करने के हमारे पास 2 बेस होते हैं। एरर को क्लासिफाई करने के 2 बेस है, जिनमें से एक तो बेस होता है कि वो एरर का कॉज क्या है, वो एरर आई कैसे, क्यों आई है वो एरर, तो उसको सोच के हम उसको दूर कर सकते हैं।
इसलिए चाहिए ये वाला। और दूसरा वाला हमारे पास डिफरेंस होता है कि उस एरर को मेजर कैसे करना है, वो अलग क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल कॉज। उसका फिजिकल कॉज क्या है, आई क्यों है, क्या उसका कारण है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस टाइप से, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमारे पास टोटल 3 टाइप की एरर है। इसके अंदर ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कंपटीशन में तो बिल्कुल ही नहीं आता है। बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे नीट और जेई के अंदर, हाँ बोर्ड आपकी स्कूल एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। तो क्या है, एक होता है सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम के अंदर जो एरर है वही सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टम का मतलब जो आपका एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो आप रीडिंग ले रहे हो ना, उस रीडिंग के सिस्टम में कोई दिक्कत है ना। तो सिस्टम में दिक्कत होने का मतलब क्या है कि इसका कॉज ऑफ द एरर आर नॉन। इसके जो कॉजेज होते हैं ना, जो कारण होते हैं इसके, वो नॉन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक एरर। इसको सुधारा जा सकता है। फिर हमारे पास क्या है, दूसरा होता है रैंडम एरर। रैंडम में कॉजेज ऑफ द एरर्स आर अननोन, तो इनको सुधारा नहीं जा सकता। इनकी बार बार मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लो तो आपका कॉज दूर हो सकता है। फिर तीसरी बात है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का मतलब होता है ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन। भाई तो ऐसे ही करेगा। तो इस टाइप से, इस टाइप की जो थिंकिंग रखने वाला आदमी होता है ना, उसको अगर एक्सपेरिमेंट करने दो, देख लूंगा मैं, है ना, इस टाइप की थिंकिंग वाले आदमी को जब एक्सपेरिमेंट करने देते हैं तो वो ग्रॉस एरर आती है वहां पे। तो ये 3 टाइप है। इनका फिर फर्दर और क्लासिफिकेशन है। अगर आप देखोगे इनको फर्दर फिर से डिवाइड किया जाता है सिस्टमेटिक एरर को अलग, ये और पार्ट्स है। अब सबसे पहले क्या है देखो, causes of the error are known, hence they can be minimized by removing the known cause। जो सिस्टमेटिक एरर होती है ना, वो एक्चुअल में उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर दिक्कत हो सकती है, उसके सराउंडिंग के आसपास में दिक्कत होती है। हमें इसके कॉज का पता होता है। जब हमें इसके कारण का या कॉज का पता होता है, कॉज को हटा दो, उस कारण को हटा दो, तो अपने आप ही आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मिनिमाइज हो जाएगी। क्या एरर को कंप्लीट रिमूव कर सकते हो, 100% रिमूव कर सकते हो क्या, एरर को नहीं कर सकते। 100% रिमूव, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का, वी कैन मिनिमाइज दी सिस्टमेटिक एरर बाय रिमूविंग द कॉज। अब सिस्टमेटिक एरर फिर से 4 टाइप की होती है, जिनमें से पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम से ही पता चल रहा है, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके अंदर एरर होती है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो मेजरिंग डिवाइस होता है, उसके अंदर एरर हो सकती है। या फिर जिस सेटअप के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पर एरर हो सकती है। जैसे हो सकता है आपको कुछ टेक्निक सी गड़बड़ आपकी मेजर करने के लिए। जैसे इसमें एक एग्जांपल बताता हूं आपको, कि जैसे हम है ना अपनी बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, उस थर्मामीटर को हम अपनी जीभ पे, मुंह के अंदर रख सकते हैं। दूसरा तरीका है, हमारी जो थाइज होती है इनके बीच में हम जो थर्मामीटर है उसको रख सकते हैं। तीसरा तरीका होता है, हम अपनी आर्म पिट जो होती है इसके बीच में हम अपने थर्मामीटर को रख सकते हैं। इन सब में चौंकाने वाली बात यह है कि जो हम ज्यादातर मेजरमेंट हम आर्म पिट के अंदर ही रख के करते हैं, लेकिन हम अपने बगल में आर्म पिट के अंदर जब भी थर्मामीटर को रखते हैं ना, उसके अंदर रीडिंग हमेशा एक्चुअल रीडिंग से थोड़ी कम आती है, क्योंकि वहां पर बाहर का एनवायरमेंट, आउटसाइड एरिया है, तो वहां का बाहर का एनवायरमेंट वहां पर हमें इंपैक्ट करता है। तो वो जो डॉक्टर अपने आप समझ जाता है कि भाई यहां पर अगर मेजर कर रहे हो तो मान लो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क आ रहा है, उसके अंदर ऐड करके अपने आप रीडिंग दे देता है। तो इस टाइप से आपके पास क्या होती है, वहां पर वो सिस्टमेटिक एरर को अपने आप मेजर कर लेता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर कैसे हो सकती है, ड्यू टू इनबिल्ट इम्परफेक्ट डिजाइन या डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होते हैं उसके अंदर भी डिफेक्ट हो सकता है। तो दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। अब ये एरर इस तरीके से आती है, जैसे मैं आपको अगर बताऊं यहां पे, सपोज आपके पास ये एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, और कहां से स्टार्ट होती है ये स्केल, स्केल स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5, और आपके पास यहां पर ये लेंथ है
ये आपके पास यहां पर कोई रॉड है, इस रॉड को आपको मेजर करना है, ठीक है। आप मेजर कर दोगे, आपको कोई पूछेगा इसका मेजरमेंट क्या है, आप बता दोगे आराम से कि इसका जो मेजरमेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर्स में गिवन है तो आप 4 सेंटीमीटर बता दोगे, अगर मीटर्स में गिवन है तो आप मीटर बता दोगे, सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा बचपन के अंदर कि आपकी जो स्केल वो टूट जाती है, और टूटने के बाद क्या होता है, आपने देखा ये जो स्केल है ये यहां पे आपके पास फिर जीरो से स्टार्ट नहीं होती, फिर ये जो स्केल आपके पास स्टार्ट होती है वो होती है यहां पर। आपका जो जीरो वाला केस है ना वो यहां पे आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आ गया। आपको सेम इसको मेजर करना है। अब इसको मेजर करना है तो आपके पास यहां पर रीडिंग कितनी आ रही है, ये जो रीडिंग है कितनी आ रही है बताओ। इसकी रीडिंग आ रही है 6 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, क्या नहीं है। तो लेकिन आपको पता है कि जो जीरो है ना ये जीरो जीरो पर नहीं है, जीरो जीरो पे नहीं है, जीरो पर तो 2 आ गया। अब ये 2 से स्टार्ट हो रही है मोशन, मोशन क्या आएगी, ये जो लेंथ है 2 से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहां पे क्या बताओगे, आप यहां पे बताओगे 6 - 2 = 4 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता था, यहां पे आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पहले से पता था कि ये जो है यहां पे गड़बड़ी है इसके अंदर, ये जो है यहां पर 2 सेंटीमीटर से तो स्टार्ट हो रहा है, तो 6 में से 2 को आपने सेपरेट कर दिया, आपका आंसर कितना है 4 सेंटीमीटर आ गया। इतनी सी बात है। तो मेजरमेंट आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, ये एक्यूरेट रीडिंग देगा आपको, और ये एरर के साथ रीडिंग देगा। लेकिन इस मेजरमेंट में जो एरर है उसका पता है, कॉज पता है, आपको इंस्ट्रूमेंट में क्या दिक्कत है पता है, इसको आपने रिमूव कर दिया और आपके पास रीडिंग आ गई। तो इस टाइप से जो कॉज है उसको रिमूव करके आप इस एरर को हटा सकते हो। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी जो एग्जांपल देखा था वो इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जांपल है। ओके, ध्यान रखना। फिर हमारे पास एक्सटर्नल कॉजेस या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल, ये क्या होता है, एनवायरमेंटल कॉज होते हैं। एनवायरमेंटल कॉज होता है। अब एनवायरमेंटल कॉज क्या होता है, जो आप जैसे मान लो आप रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अचानक से ठंडी हवा चलने लग जाए, या है ना, अचानक से गर्म हवा का झोंका आ जाए, तो वो जो आपके पास आने वाली रीडिंग, आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, अचानक से ठंडी हवा चलने लग जाए तो रीडिंग कम आएगी कि नहीं आएगी, अचानक से गर्म हवा चलने लग जाए रीडिंग कम आएगी कि नहीं आएगी। तो इस टाइप से यहां पर जो आप मेजरमेंट कर रहे हो तो उन मेजरमेंट्स में एक्सटर्नल कॉजेस का भी काफी इफेक्ट होता है। जैसे आप कोई मैग्नेटिक नीडल आप उससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आसपास में कहीं पर कोई एक मैग्नेट रख दे कोई नजदीक लाके, तो आपके पास जो रीडिंग्स है, जो डायरेक्शन चेक करने के लिए जब रीडिंग ले रहे हो वो अपने आप बिगड़ जाएगी। तो ये क्या होता है, दीज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन सच दैट आसपास का टेम्परेचर, आसपास का प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें जब चेंज होती है वहां पे, तो इन सब चीजों को आप देखोगे तो इनके कारण आपके एक्सपेरिमेंट में फर्क आ जाता है, उसकी रीडिंग फर्क आ जाती है, चेंज हो जाती है, तो वहां पर वो इस टाइप की के अंदर आता है। तो जो इफेक्ट हो रहा है उसको खत्म कर दो, ये भी हो जाएगा। फिर हमारे पास है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब किसी को रीडिंग लेनी ही नहीं आती है ना, ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, या फिर उसने पहले से दिमाग में कुछ सोच रखा होता है कि ना इसका तो यही रीडिंग आएगी, इसकी तो यही रीडिंग आएगी। तो आपके जो एरर, जो फिक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो रीडिंग ले रहे हो ना, वहां पर उसका इंपैक्ट आ जाता है। पर्सनल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग। जैसे मान लो कोई, जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल वगैरह में जब जाते हैं तो वहां पर मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है ना। जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, आपकी एक्सरे खींची जाती है, और ये आपके सोनोग्राफी होती है, ये बहुत सारी चीजें होती है।
तो इनके लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 1.5 2 3 3 साल के कोर्सेज होते हैं लैब टेक्नीशियन के, है ना, रेडियोग्राफी के क्यों होते हैं। और वहां पे केवल रीडिंग ही तो लेनी है, लेकिन फिर भी वो वहां पर उतना कोर्स क्यों करवाना पड़ता है, उसको उस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके प्रिंसिपल बताने पड़ते हैं, तब जाके उसकी वहां पर इतना अच्छे से वो अच्छे एक्सपेरिमेंट कर पाता है, रीडिंग ले पाता है ना। तो वो क्या है, पर्सनल एरर में आ जाता है। अगर कोई एक नया बंदा जो आ जाए जिसको पता नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, उस टाइप का बंदा आने पर पर्सनल एरर्स हो जाती है। फिर हमारे पास जो फोर्थ टाइप ऑफ एरर है, ये क्या, लीस्ट काउंट एरर होती है। लीस्ट काउंट का मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि कोई भी जो डिवाइस या जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने लीस्ट काउंट से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता है, उससे बीच का या उससे छोटा जो डिफरेंस आएगा वो ये मेजर नहीं कर पाएगा। उसका एग्जांपल सीधा सा है कि यहां पर ये जो रॉड है इसको तो मेजर कर दिया, लेकिन अगर यहां पर ये रॉड ऐसी आ जाए, ये वाली रोड का मेजरमेंट करना हो, तो यहां पर भी 4 दिखा रहा है, यहां पर 5 दिखा रहा है, लेकिन ये तो इसके बीच में है, तो इसका मेजरमेंट यहां पे इससे हो पाएगा, लेकिन उसमें एरर ज्यादा होगी। कितनी, जैसे मान लो यहां पर इस वाली लेंथ की अगर मैं बोलूं, इसकी लेंथ या तो 4 बता पाओगे या 5 बता पाओगे, जबकि ये 4.5 है या 4.6 के आसपास है ना। तो वो जो 0.5 या जो 0.6 की जो एरर है ना, वो किसके कारण है, वो है लीस्ट काउंट के कारण। लेकिन यहीं पर आप ऐसी स्केल काम में ले लो जो ऑटोमेटिकली यहां पर ऐसे 10 पार्ट्स में बटी हुई है, डिवाइडेड है, आप आराम से इसको मेजर कर सकते हो। तो इस टाइप से लीस्ट काउंट के कारण जो डिफरेंस या जो एरर होती है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। समझ आ गया, आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर तो भाई कोई कुछ नहीं जानता इसके बारे में। कॉजेज ऑफ द एरर आर अननोन, ये नॉन नहीं है, ये है अननोन। कॉजेज ऑफ द एरर्स आर अननोन, तो अननोन, देयर फॉर दीज एरर्स ऑकर इरेगुलरली एंड आर वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। ये जो होती है ना, इनके अंदर उसका मैग्नीट्यूड में कितना भी डिफरेंस आ सकता है, उनका साइन भी कुछ भी हो सकता है। साइन का मतलब, जैसे आपने मेजर किया, आपको मेजर करना है 500 ml, आपने कभी मेजर किया 498 ml आया, कभी मेजर किया 502 ml मेजरमेंट आ गया, फिर आपका 497 मेजरमेंट आ गया, फिर आपका 495 मेजरमेंट आ गया। तो इसका कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू भी चेंज हो सकती है इसके कारण, रैंडम एरर के कारण, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज, ये इसको कम भी मेजर कर सकता है, इसको ज्यादा भी मेजर कर सकता है, जैसे, है ना। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है, ये रैंडम एरर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर फिर क्या करते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते हम, इसका हमारे पास सिर्फ एक उपाय है, दे कैन नॉट बी इलिमिनेटेड कंप्लीटली, बट दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। बहुत सारे रीडिंग्स लो, फिर उनका एवरेज फाइंड आउट कर लो, इस एरर को इसी तरीके से मेजर किया, रिमूव, मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपके पास रैंडम एरर्स हो गई। फिर होती है हमारे पास, अब देखो रैंडम एरर में और उसमें सिस्टमेटिक में देखो एक चीज, एग्जांपल का डायरेक्ट डिफरेंस देखो, ये वाला, यहां पर आपको पता है कि ये 2 सेंटीमीटर पहले से ही टूटी हुई है, तो इसका मेजरमेंट हमेशा 2 सेंटीमीटर ज्यादा आएगा, हमेशा ये 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस रहेगा इसके कारण, है ना। ये है, ये 6 - 2 करा, अगर इससे छोटा होता, मान लो ये होता, तो ये 5 - 2 करते, और छोटा होता 4 - 2 करते, क्योंकि ये जो एरर हमेशा 2 ही रहेगी इसके कारण। तो ये आपके पास इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब है हमारे पास यहां पर इसके आगे ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या कहती है, ग्रॉस एरर ये कहती है ड्यू टू केयरलेसनेस इन टेकिंग द रीडिंग्स बाय द पर्सन।
रीडिंग विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग। अब ये जो है ना, ये आदमी की पर्सनल केयरलेसनेस की वजह से होती है, कि जिसको पता ही नहीं है, पता तो है वो बस मैं तो ऐसे ही करूंगा, केयरलेसनेस होता है ना कई बार। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बीड़ी पीने चले गए, चाय पीने चले गए, सिगरेट पीने चले गए, होता है ऐसे। बहुत सारी लैब्स के अंदर होता है जहां पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां पे जो लैब टेक्नीशियन है छोड़ के चले जाते हैं, तभी तो इतनी सारी बीमारियां होती है, लोगों का इलाज नहीं हो पाता टाइम सिर, है ना। तो ये सब यहां पे ध्यान रखना होता है कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से है। अब केयरलेस कई तरीके से हो सकता है आदमी, प्रॉपर उसने सेटिंग ही नहीं करी है एक्सपेरिमेंट को, उस सेटअप को। दूसरा, कमिटिंग मिस्टेक, और रीडिंग सब कुछ सही है, रीडिंग लेने में दिक्कत कर दी। फिर तीसरा, टेकिंग इम्प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, रीडिंग सही ले, एक्सपेरिमेंट भी सही ले लिया, रीडिंग भी सही ले ली, लेकिन कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, वहां पर उसने रीडिंग मिसमैच कर दी, गलत रीडिंग डाल दी। तो ये सब तरीके वहां पे ग्रॉस एरर के हो सकते हैं। तो यहां पर आपको ये देखना है कि किस टाइप की एरर को कैसे रिमूव करना है, और इसके लिए क्या है, सामने वाले को या तो धमका कर या आदमी को बदल कर, उसको फायर करके, इस तरीके से यहां पर इसको रीडिंग, इस वाली दिक्कत को दूर किया जाता है, इस वाली एरर को दूर किया जाता है, ग्रॉस एरर को। या तो उसको धमकाओ कि भाई देख, रीडिंग ढंग से ले लो वरना तेरे को फायर कर देंगे, हम चेंज कर लेंगे, दूसरा आदमी बुला लेंगे। और अगर स्टूडेंट है तो उसको वैसे प्यार से काम कराओ कि यार देख, करना पड़ेगा, रीडिंग आपको लेनी है, फिर एक्सपेरिमेंट गलत आएगा तो मतलब क्या है। और हाँ, एक्सपेरिमेंट में फिर गलत आने पर उसके एग्जाम भी तो होती है ना। तो ये सब चीजें यहां पर आपके सामने है एरर के वाले पार्ट में। अभी हमारे पास आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। इसको आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर भी बोल सकते हो, और यहां पर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, कि हमने अभी तक जो एरर डिस्कस किया था, उस एरर को कॉजेस के बारे में हमने देखा था कि वो किस कारण से आ रही है, और उस कारण को रिमूव करके आप वहां पर एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से वो एरर मैथमेटिकली कितनी आ रही है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट से हमें कितना, किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने हैं, या किस टाइप के एजम्पशंस हम यहां पर देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो हम मेजर कर रहे हैं ब्लड प्रेशर ऑफ अ पेशेंट, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, हमें पता है कि आने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा रीडिंग जो दे रहा है 130 की जगह 135 दे रहा है, मतलब यहां पे जो एरर है वो 5 से ज्यादा आ रही है। तो आप हमेशा क्या करोगे, जैसे ही रीडिंग लिया 5 कम मान लोगे, ठीक है ना। तो वो हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग यहां पर एरर्स को 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला है एब्सोल्यूट एरर, सेकंड है रिलेटिव एरर, एंड थर्ड है परसेंटेज एरर। तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और तीनों ही बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। तो हम इसको यहां पर बिना देरी के यहां पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये होती है एब्सोल्यूट एरर, ये होते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, उसकी रियल वैल्यू कितनी है और उसका मेजरमेंट कितना है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप क्या बोल रहे हो, एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी कौन कौन सी, अब क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया ब्लड प्रेशर, तो वो एक क्वांटिटी हो गई। आप बाजार से सब्जी लेके आ रहे हो, तो जो वेट करके ला रहे हो ना, एक्चुअल में वो मास होता है, वो जो मास मेजरमेंट है वो एक क्वांटिटी हो गई। मिल्क मेजर करो 500 ml का वाला, मैंने एग्जांपल दिया था, वो एक फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम हो गई। कपड़े की लेंथ मेजर कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ हो गई। स्पीड मेजर कर रहे हो, स्पीड हो गई, ठीक है ना। तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वहां पर किसी में भी एरर आ सकती है। वो जो एरर है ना, जो रियल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में जितना डिफरेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल के साथ काम करते हैं। ये चीजें नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं। हम बात करते हैं डायरेक्ट एक ऐसे चीज की जो आपके यहां पर फिजिक्स में काम आने वाली है। तो यहां पर हमारे पास एक है सिंपल पेंडुलम। अब पेंडुलम क्या होता है, जो घड़ी के नीचे, जो दीवार घड़ी होती है ना, उसके नीचे जो लटका हुआ रहता है और जो लगातार ऐसे ऑसिलेट करता रहता है ना, वही क्या होता है, पेंडुलम होता है। इसका मेरे पास यहां पर एग्जांपल ये है, ये चार्ज है, ठीक है, और यहां पर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं, तो ये क्या है, अब ये अब एक तरीके से सिंपल पेंडुलम की तरह काम कर रहा है। और यहां पर
तो इस मेरी इस वाली अंगुली पे टच करके वापस आके टच करेगा ना, जैसे देखो यहां से गया और जाके वापस यहां तक आया, ये इसका एक ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन। इस एक ऑसिलेशन में खर्च किया गया टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। एक ऑसिलेशन में खर्च किया गया टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहां पर सपोज कोई एक बंदा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है इसका टाइम पीरियड मेजर करने का। तो सिंपल पेंडुलम क्या हुआ? ये हो गया आपके पास, यहां पे आपने इसको हैंग कर दिया, कील के साथ रस्सी बांध दी और इस रस्सी के साथ आपने कोई मास लटका दिया। सिंपल सी बात इतनी है कि यहां पर जैसे ऊपर से मैंने फिक्स कर दिया इसको यहां पे, और फिर ये इसको यहां पे छोड़ देता हूं, ये नीचे मास लटका हुआ है, तो ये क्या हो गया? सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक ऐसे ही है, ओके। तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम, और ये इस तरीके से कंटिन्यूअस ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके साथ साथ ये जो रस्सी है ना, ये भी यहां पर लगातार मोशन कर रही है। यहां से मोशन करके यहां तक आएगा और यहां से वापस यहां चला जाएगा ना, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। और इसमें जितना टाइम खर्च होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ये बोलते हैं। अब देखो, एक बंदा है जिसको यहां पर हमने टाइम पीरियड मेजर करने के लिए रखा और उसने 5 रीडिंग ली। उसने 5 रीडिंग ली और 5 रीडिंग आगे हमारे पास T1 आई 2.8, T2 आया 2.9, T3 आया 3.0, T4 आया 3.1 और T5 आया 3.2 सेकेंड। ये जो ऑसिलेट कर रहा है, तो यहां से यहां तक का जो टाइम मेजरमेंट है वो उसने 5 अलग अलग रीडिंग लिया है, और हर एक रीडिंग क्या है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आ रहा है। कितना? 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, ऐसे उसकी रीडिंग आई है। ठीक है ना? अब यहां पर सबसे पहली बात, यहां पर क्या रियल वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले अभी बताया था ना, डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू तो क्या है? ये भी मेजर्ड वैल्यू है, ये भी मेजर्ड वैल्यू है, ये सारी मेजर्ड वैल्यूज है। लेकिन रियल वैल्यू क्या है? यहां पे रियल वैल्यू होगी मीन ऑफ या एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स, एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स। तो यहां पर जो आप रियल वैल्यू बता रहे हो, गिवन तो है नहीं, तो गिवन नहीं है तो क्या आ जाएगा? एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स, हर एक रीडिंग का एवरेज हो गया। अब ये क्या है यहां पर? एवरेज ऑफ ऑल द रीडिंग्स का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5, दैट्स इट। ये आपके पास रियल वैल्यू है, और इसको आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? TM, मीन वैल्यू से। एवरेज भी लिख सकते हो, एवीजी एवरेज भी लिख सकते हो, मीन वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर कितना हो गया? मीन वैल्यू हो गई यहां पे 2.8 प्लस 2.9 प्लस 3.0 प्लस 3.1 प्लस 3.2 डिवाइडेड बाई 5। इसका एडिशन कर दो आप, इसका एडिशन करोगे तो 2.9, अब देखो ये 3 तो एवरेज है इसका, ये एक कम है, ये एक ज्यादा है, ये 2 कम है, 2 ज्यादा है, तो ये टोटल के पास 15/5 इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। अब यहां पर देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है? 3 सेकेंड्स। क्या एक्चुअल में इसका टाइम पीरियड 3 सेकेंड ही होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं 3 सेकेंड ही होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई है ना, वो ये है, तो हमें मानना यही है। हमें फिर अब एजम्पशन नहीं करना है कि दूसरा लेंगे तीसरा लेंगे, हमारे पास सिर्फ यही है। ओके, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बात करनी है कि हमारे पास टाइम पीरियड कुछ भी हो, मीन वैल्यू जो आ गई वो हमारे लिए रियल वैल्यू है। इस मीन वैल्यू में और जो मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर होगी। अब एब्सोल्यूट एरर होगी मतलब इसका डिफरेंस अलग आएगा,
इसका डिफरेंस अलग आएगा, इसका डिफरेंस अलग, इसका डिफरेंस अलग, इसका डिफरेंस अलग। इसका मतलब हर एक में एब्सोल्यूट एरर अलग अलग होगी। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखो, आप लिखोगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग में आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या, वो आएगी डेल्टा टी, क्योंकि डिफरेंस है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये टी मीन मतलब एवरेज वैल्यू माइनस उसका एक्सपेरिमेंट जो मेजर्ड वैल्यू है वो। मीन वैल्यू कितनी है, मीन वैल्यू है यहां पर आपके पास 3.0 माइनस 2.8 इज इक्वल्स टू 0.2. Then absolute error in second reading will be delta T2 is equals to Tm minus T2 is equals to 3.0 minus 2.9 is equals to 2.1. सेकेंड रीडिंग में जो एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.1, फर्स्ट रीडिंग में 0.2, दोनों की एब्सोल्यूट एरर अलग अलग आएगी। और सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग डेल्टा T4 इज इक्वल्स टू Tm माइनस T5 इज इक्वल्स टू 3.0 माइनस 3.0 इक्वल्स टू 0। यहां पे इसका डिफरेंस 0 आ रहा है। ओके, फिर एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ रीडिंग डेल्टा T4 इज इक्वल्स टू Tm माइनस T4। ओके, ये यहां पे मिस्टेक हो गई, ये T3 ही होगा, है ना, T3 होगा, यहां पे T4। और ये कितना आएगा 3.0 माइनस 3.1 इज इक्वल्स टू कितना, यहां पे चक्कर आ गया, यहां पे आपको लगेगा ये माइनस 0.1, ऐसा है ना, ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको मैं रुक के जानबूझ के बता रहा हूं। ओके, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर क्या करेंगे, ये प्लस की रीडिंग एरर आ गई, ये माइनस की एरर आ गई, सबको ऐड करोगे सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। एरर को कभी भी नेगेटिव में कंसिडर नहीं करना है, ये सब हमेशा क्या आएंगे, ये सब हमेशा इसका मैग्नीट्यूड आएगा, याद रखना, ये सब हमेशा इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ पता है क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आना है। अगर आंसर इसका डिफरेंस पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर इसका डिफरेंस नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये मैग्नीट्यूड यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जैसे ही आपने ये मैग्नीट्यूड लिखा, इसका मतलब ये माइनस आया आंसर, इस माइनस का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0.1, इनका अगर 0 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 रहेगा, 0.1 का अगर मैग्नीट्यूड लगाओगे तो 0.1 रहेगा, 0.2 का अगर मैग्नीट्यूड लगाओगे तो 0.2 रहेगा। ध्यान रखना इस बात का, है ना। ये जो जितनी भी चीजें हैं इसको आप मार्क करके रख लो, 0.2, 0.1, 0.1, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ रीडिंग डेल्टा T5 इज इक्वल्स टू Tm माइनस T5 इज इक्वल्स टू 3.0 माइनस 3.2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 0.2 इज इक्वल्स टू 0.2। ये इसका आंसर आ गया। तो यहां पर आपके पास क्या है, नेगेटिव 0.2 है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड हमेशा उसी संख्या को पॉजिटिव में लिख दो, बस इतना सा काम है। अब है कि आपके पास अलग अलग रीडिंग में अलग अलग
एरर आ रही है, किसको कंसिडर करें भाई आगे की कैलकुलेशन करने के लिए? आपको ये बोले कि भाई टोटल बताओ कितनी एरर आ रही है, अलग अलग थोड़ी बताओगे, नहीं, फिर इनका हमें फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसका? बहुत सिंपल सी चीज है। अभी हमें यहां पर इन सब का मीन कैलकुलेट कर लेंगे। इन सब का एवरेज होगा डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5 डिवाइडेड बाई 5। सबका एवरेज कैलकुलेट करो, कितना होगा? वो होगा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0, 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0.3, 0.12। ये आपके पास आंसर आ गया है ना? ये आ गया 0.12 सेकेंड एब्सोल्यूट रीडिंग, लेकिन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन इसका एक अलग नाम है, इसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी। ये तो एब्सोल्यूट एरर थी, और इन सब का ये मीन है, मतलब एवरेज है, तो डेल्टा टी एम। सिंपल सी बात इतनी है। ये क्या था? टीएम क्या था? जितनी भी रीडिंग्स थी उनका एवरेज। डेल्टा टीएम क्या है? जितनी भी एब्सोल्यूट एरर उनका एवरेज। बस इतनी सी बात है। तो आपके सामने ये सब इसका एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, और मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई? डेल्टा टी एम इज इक्वल्स टू 0.12। ये आ गया आपके सामने। अब हमारे पास क्या है इसके आगे? इसके आगे हो गई रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? अभी भी जस्ट बताया था आपको रिलेटिव एरर क्या होती है। रिलेटिव एरर होती है, बताया था क्या? नहीं बताया था। अब सुनो, रिलेटिव एरर होती है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द रियल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मीन एब्सोल्यूट एरर और रियल वैल्यू का रेशियो फाइंड आउट कर लो, डिवाइड कर दो, आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। तो रिलेटिव एरर क्या होगी? रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल्टा टी एम डिवाइडेड बाई टी। टी कौन सा? टी एम। जो मीन वैल्यू आई थी ना, वही तो आपका एवरेज होगा, वही तो आपके लिए रियल वैल्यू होगी। हैंग हो गया ये बीच में ही। ये हो गया। ओके, और अब ये वैल्यू किस में आनी है? डेल्टा टी अपॉन टी एम में। ये वैल्यू किस में आनी है? डेल्टा टी एम की वैल्यू कितनी थी यहां पे? डेल्टा टी एम की वैल्यू 0.12, 0.12 अपॉन टी एम की वैल्यू कितनी थी? 3। ये वाली वैल्यू आ गई। और अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 0.04। ये आपके सामने क्या आ गई? रिलेटिव एरर आ गई। अब रिलेटिव एरर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये बताओ। रिलेटिव एरर की जरूरत इसलिए पड़ी, देखो जरूरत होना, इसके कारण पता होना जरूरी है कि मान लो आपने 50 ml, चलो ये तो बहुत बार हो गया, हम 50 ग्राम आपने कोई सामान मेजर किया, राइस चावल मेजर किया आपने, 50 ग्राम चावल को आपने तोलने के लिए बोल दिया मैंने, आपके घर वालों ने, आपने मेजर किया तो ये आ गया कितना? 55 ग्राम मेजर कर दिया आपने, 5 ग्राम एक्स्ट्रा मेजर कर दिया, या 45 ग्राम कर दिया, 5 ग्राम कम मेजर कर दिया, है ना? दूसरा कोई एक परफेक्ट बंदा है, वो मेजर कर रहा है, उसको आपने दिया 5 kg, मतलब 5000 ग्राम आपने उसको मेजर करने के लिए दिया। अब वो मेजर कर रहा है
और उसने मेजर करने 5005 ग्राम उसने मेजर कर दिया। दोनों में अगर देखोगे तो एब्सोल्यूट जो मास का डिफरेंस है, एब्सोल्यूट जो एरर है वो कितनी है? 55 माइनस 50। आप रियल वैल्यू को पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो इसका मेजरमेंट ये मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? यहां पे डिफरेंस है 5 का, 5 ग्राम्स का डिफरेंस है। और यहां पर देखोगे तो भी डेल्टा एम की वैल्यू तो यहां पर भी कितना है? यहां पर भी जो डिफरेंस है वो 5 ग्राम का ही है। आप 5000 ग्राम को मेजर कर रहे हो तब भी आपका डिफरेंस 5 ग्राम है। 50 ग्राम मेजर करने वाले का भी 5 ही ग्राम डिफरेंस है। दिखने में तो एरर दोनों में बराबर लग रही है ना, लेकिन आप बताओ, अपने फीलिंग से बताओ, अपनी खुद के मन से बताओ, इन दोनों में से किसका मेजरमेंट आप ज्यादा सही मानोगे? बताओ मेरे को पहले खुद से। इसमें से ऑटोमेटिकली आप इसको ज्यादा सही मानोगे। आप ये मानोगे यार चलो इतने में अगर मेजर कर रहा है, 5 ग्राम अगर आ गया तो कोई बात नहीं, आ जाता है। लेकिन इसमें इसने तो 10% बढ़ा दिए सीधे ही, इसने सीधे ही 10% बढ़ा दिए। आप किसी मार्केट से सामान लेने जाते हो, 50 रुपए का सामान खरीदते हो या 55 रुपए का सामान खरीदते हो, तो क्या 50 में मान जाता अगला? नहीं मानता। 45 में मान जाता? नहीं। लेकिन आप 5005 रुपए का सामान खरीदते हो तो क्या 5 रुपए छोड़ देता है? वो छोड़ देता है, क्योंकि वो बेस वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर ये चीज है। तो इसकी अगर रिलेटिव एरर देखोगे तो कितना आएगा? इसकी रिलेटिव एरर देखोगे तो अलग आएगी, इसकी रिलेटिव एरर अलग आएगी। तो यहां पर आपके सामने रिलेटिव एरर आई है। फिर रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या कहती है? परसेंटेज एरर प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव एरर विद 100। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो परसेंटेज एरर को लिखने के लिए आपके पास क्या? डेल्टा टी एम अपॉन टी एम, सिर्फ टी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, है ना, इनटू 100। ये क्या है? ये परसेंटेज एरर है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखना, जितने न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम के अंदर, वो सारे न्यूमेरिकल, ज्यादातर न्यूमेरिकल इससे और इससे निकल कर आते हैं, और इसी के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला अगर आपको पता है ना, आपके 80% एरर के क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से होंगे। आप पीवाई की उठाकर देख लो चाहे, ओके। और बाकी से भी है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा होंगे। ये कैलकुलेशन भी इसी से निकल के आएगी बाद में। अब बताओ, यहां पर अगर एरर होती तो कितना परसेंट एरर है इस वाले में? इस वाले में कितना परसेंट एरर है? ये एरर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू जो कि 50 ग्राम है, इनटू 100, कितना एरर है? 10%। 10% का डिफरेंस आ गया। और जबकि यहां पर कितने परसेंट का एरर है? 5/5000 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, ये आपका 10 बचेगा। ये 0.1% एरर है। ये वाला मेजरमेंट, सेकंड वाला मेजरमेंट 100 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट है। इसका परसेंटेज 100 टाइम्स कम है एरर, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, इस तरीके से इसका काम होता है। ये आपके सामने पर है। अब मैं अगर आपको तीनों को पूरे को एक साथ समरी बताऊं अगर इसकी, तो देखो यहां पर आपके सामने रीडिंग्स गिवन है। हम एक जनरल रीडिंग ले रहे हैं, और वो कितना है? आपने सपोज एक मेजरमेंट किया A1 A2, n टाइम्स आपने मेजरमेंट किया है, रीडिंग्स लिए A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN। जैसे हमने T1 T2 T3 टाइम पीरियड के लिया, हमने एक जनरल कोई भी क्वांटिटी कंसिडर कर ली है जिसकी हमारे पास n जो रीडिंग्स है वो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे करते करते n तक आ गया। तो इसकी मीन वैल्यू कितनी आएगी? मीन वैल्यू, जिसको आप जब गिवन नहीं होता है तो रियल वैल्यू भी बोल सकते हो, जिसको आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो, ये एक ही बात है। ये क्या होगा? इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड अप टू AN
डिवाइडेड बाई एन, जितना आपके पास आया उतने में आ गया। ठीक है, ये मीन वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स जो होगी, एब्सोल्यूट एरर्स क्या आएगी, वो आएगी मान लो डेल्टा T1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट रीडिंग में। अब देखो एब्सोल्यूट एरर जो है ना वो अलग अलग रीडिंग की अलग अलग आती है, तो हम यहां पर इसको कंसिडर कर लेते हैं इन फर्स्ट रीडिंग, ये आ जाएगा AM माइनस A1, ये इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। डिफरेंस चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव लेना है। फिर इन सेकेंड रीडिंग AM माइनस A2 एंड सो ऑन अप टू इन nth रीडिंग। nth रीडिंग में क्या आ जाएगा, AM जो मीन वैल्यू है माइनस AM। ये आपके पास अलग अलग वैल्यू की क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। अब आपको यहां पर देखना है मीन एब्सोल्यूट एरर्स, या एरर होती है तो ये AM नहीं, ये डेल्टा M, और इसका जो डिफरेंस आएगा ना, ये इसका डिफरेंस ये आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा A1, इस वाले को डेल्टा A2, इस वाले को डेल्टा AN, ऐसे। और जो ये डेल्टा AM आएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN। डिवाइडेड बाई n, ये आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। मतलब जितनी भी आपके पास ये जो एब्सोल्यूट एरर्स है इनका मीन वैल्यू आ गई। फिर हम यहीं पर इसकी रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेटिव एरर तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा AM अपॉन A, जो रियल वैल्यू है उसका डिवीजन करना है, उसको डिवाइड कर देना है किसमें, एरर के अंदर, मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर। और फिर हमारे पास परसेंटेज एरर्स, तो ये हो जाएगी मीन ये रिलेटिव एरर इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। ये आपका समरी हो गया। ये हमने जो ये एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल के साथ जो डिस्कशन किया था, इसका पूरे का समरी हो गया। ठीक है, यहां पर T लिया क्योंकि टाइम पीरियड है, यहां पर A ले लिया क्योंकि ये एक जनरल वैल्यू है, जनरल सॉल्यूशन है। ओके, आपको ध्यान रखना है। अब है हमारे पास एक न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन, तो इसको भी हम यहां पर देखते हैं क्या है। लेंथ ऑफ अ रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। अगेन ये आपके 5 रीडिंग्स दी हुई है। तो फाइंड एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर। आपको एवरेज वैल्यू जो लेंथ है ना, तो मीन लेंथ, एवरेज लेंथ फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन 5 है, तो डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5, ये फाइंड आउट करना है। और फिर आपको लास्ट में क्या करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। अब देखो परसेंटेज एरर जब फाइंड आउट करने, इसके लिए क्या चाहिए होगा, रिलेटिव एरर चाहिए होगी। रिलेटिव एरर के लिए क्या चाहिए होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, अल्टीमेटली बात यह है। तो सिंपल है, करो आप इसको। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले मीन या एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ होगी
एल एम इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाई 5। तो देखो कितना है, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.48 प्लस 2 पॉइंट, ओके ओके ओके, ये मैंने गलत लिख दिया यहां पे, ये 2.5 प्लस 50 है 2.48 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और यहां पर अब आप इसका मेजरमेंट कर लो, ऐड कर लो, तो ऐड क्या होगा सबका, 5 वैल्यूज है इसमें, 2 कम है इसमें, 4 कम है इसमें, 1 कम है इसमें, फिर से 2 कम है, तो यहां पर 6, 7 एंड 9, तो ये हो जाएगा 12.41 अपॉन 5, ठीक है। फिर से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या आएगा, 2.48 2.48 और जो नेक्स्ट बचेगा 2, ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो 3 डिजिट तक पहुंच गया ये इसकी मीन वैल्यू, तो इसको हम थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2.48 ही हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। 2.48 कर लिया। अब यहां पर आपको अलग अलग रीडिंग्स में क्या फाइंड आउट, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर देख लो आप, एब्सोल्यूट एरर्स, तो डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू LM माइनस L1 इक्वल्स टू 2.48, जो कि ये मीन वैल्यू आई है, इसकी को रियल मानेंगे हम, माइनस 2.48, डिफरेंस दोनों का कितना आएगा, 0, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 आ गया। डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू LM माइनस L2, देखो आपको इतना करने की जरूरत नहीं होती हर बार, आप इसकी जगह डायरेक्ट ये लिखो, आंसर आपका डायरेक्ट लिखो आप, 48 माइनस 2.46 कितना आएगा, 0.02, यहां पे 0.00 तक आ गया, यहां पे 0.02 है ना, पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव आता तो भी पॉजिटिव ही रहता। डेल्टा L3, तो ये छोड़, ये आप लिख देता हूं यहां, तो 2.48 माइनस 2.49, वैसे अगर देखोगे तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही रहना है, 0.01, ये आपके पास आगे एरर थर्ड वाले में। इस सिमिलरली डेल्टा L4 कितना आएगा, 2.48 माइनस 2.50, ये ना 2.50, ये आ जाएगा 0.02, 0.02 इस तरीके से, ओके। फिर हमारे पास फोर्थ हो गया, फिफ्थ, डेल्टा L5 इज इक्वल्स टू 2.48 माइनस 2.48 इज इक्वल्स टू 0.00, ये आपके पास क्या आ गया, इसका 5 अलग अलग रीडिंग्स में एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। इसके बाद हमें देखना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आ जाएगा 0.00 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.00 डिवाइडेड बाई 5, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है हमारे पास 0.05 अपॉन 5, ये आ गया।
और इसका अगर आप देखोगे आगे 0.01, ये आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमें देखना है अब आगे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज का रास्ता कहां से जाता है, वो जाता है रिलेटिव एरर से। तो पहले रिलेटिव एरर भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर है डेल्टा एल एम अपॉन एल। ये आपके पास डेल्टा एल एम है, मीन वैल्यू जो है, तो ये आ जाएगा 0.01 अपॉन 2.5, ये रिलेटिव एरर। अब हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज। मैं आगे वाले में जाना नहीं चाह रहा, क्यों नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि सारा आंसर यहीं आ जाए एक साथ आपको दिखे। तो ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर में 0.01 अपॉन 2.5 इंटू 100, और ये इसके साथ क्या जाएगा, इसको आप यहां से कट करोगे तो ये 40 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.4%। ये आपके पास इसकी फाइनल एरर आ गई। 0.4% का इसके अंदर क्या है, एरर है, जो आपने यहां पर इसको मेजर किया है। इसके अंदर ये आएगा ना, हाँ यही आएगा बिल्कुल 0.4%। अब देखो एक न्यूमेरिकल है इसमें, एक हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर कितनी एवरेज लेंथ पूछी थी इसने, ये आ गई। एब्सोल्यूट एरर पूछा, ये आ गया। फिर हमारे पास इसने अलग अलग रीडिंग में होती है एब्सोल्यूट एरर। फिर हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कैलकुलेट कर लिया सबका एवरेज फाइंड आउट करके, और फिर लास्ट में हमें परसेंटेज पूछा था, तो हमें रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट करना ही था। तो इस तरीके से हम क्या है यहां पर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से हमने इसको कैलकुलेट किया है परसेंटेज एरर के साथ में। और इस तरीके से हमारे पास ये आज का जो लेक्चर ये पूरा हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, वो इसमें रहेगा कि आपके पास आप किस तरीके से इसको, जब एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, उसमें कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो भी आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार ये मैंने करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा है वीडियो लेक्चर, मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।